दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक बहुत ही शानदार टॉपिक, भारत और पाकिस्तान का संबंध। हाल ही में अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी तो भारत और पाकिस्तान का हाल आपने देख लिया था। पाकिस्तान कभी भी वर्ल्ड कप के अंदर ये जो चैंपियन ट्रॉफी या बड़े मंच है वहाँ पे भारत से कभी जीत नहीं पाता है। तो वैसे ही युद्धों में भी होता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कभी भी युद्ध होते हैं तो पाकिस्तान कभी भी जीत नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। तो शुरुआत करते हैं भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बारे में। भारत और पाकिस्तान के संबंधों की बात करें तो इनका इतिहास क्या है, बहुत कटुतापूर्ण है। कटुतापूर्ण मतलब इतना मधुरता वाला नहीं रहा। जब भारत की आज़ादी होती है उनसे एक दिन पहले पाकिस्तान को आज़ादी मिलती है। आज़ादी तो क्या है, बनाया जाता है। इसी वजह से भारत और पाकिस्तान का संबंध हमेशा कटुतापूर्ण और अविश्वास भरा रहा है। भारत और पाकिस्तान के संबंधों की शुरुआत की बात करें तो विभाजन की जो भीषण त्रासदी है इसके साथ ही हमारे भारत और पाकिस्तान के संबंधों की शुरुआत होती है। साथ ही पाकिस्तान के जो आतंकवादी है इनको समर्थन देने, पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वह क्या आतंकवादी को समर्थन देता है। साथ ही साथ भारत को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। पाकिस्तान क्या है, भारत को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है और साथ ही साथ क्या रह रह के वो कश्मीर का राग अलापता है। ठीक है, इसके कारण क्या है, आज़ादी को इतना समय बीत गया है। तो आप देख सकते हैं 75 साल या 80 साल ही होने को आए, 80 साल ही होने को आए पाकिस्तान को आज़ाद हुए। लेकिन इसके बाद भारत और पाकिस्तान के जो संबंध है उनमें वो खास प्रगाढ़ता नहीं होती है और हमेशा विवाद बने रहते हैं। फिर भी ऐसा नहीं कि भारत और पाकिस्तान किसी भी मामले में कोई साझा नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें भारत और पाकिस्तान आपस में साझेदारी करते हैं। जैसे हमारी सांस्कृतिक विरासत है, हमारे खेल कूद है, भाषा की समानता और साथ ही साथ भौगोलिक जुड़ाव। इन वजह से क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंध बेहतर होने की संभावना आज ही बनी हुई है कि आज भी क्या है कि कुछ चांस है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंध सुधर सकते हैं। बस इसकी एक ही शर्त है कि पाकिस्तान क्या है, आतंकवाद को साथ छोड़े। मतलब पाकिस्तान को आतंकवाद का साथ छोड़ना पड़ेगा। साथ ही साथ जो विदेशी शक्तियाँ हैं जैसे हमारे चीन है, अमेरिका है, तो ऐसे देशों की कठपुतली बनना बंद करना होगा पाकिस्तान को। तभी भारत के साथ पाकिस्तान के संबंध सुधर सकते हैं, नहीं तो कभी भी नहीं सुधर पाएंगे। इसमें सबसे बड़ा कारण रहा है पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो पाई। अब आप सोचेंगे लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो पाई तो फिर क्या चलता है वहाँ पे? वहाँ पे क्या, जिस तरह लोकतंत्र है उसी तरह सैन्य शासन भी चलता है। बात करें, पाकिस्तान में एक लंबे समय तक सैन्य शासन रहा है, मतलब सेना का शासन रहा है। हमारे यहाँ पे कभी भी सेना का शासन नहीं रहा है। तो हमारे और जो पाकिस्तान है दोनों में अंतर देखें तो पाकिस्तान में 4 बार सेना का शासन रहा है। जैसे अयूब खान के समय 1958 से 1969 तक, याहिया खान के समय 1969 से 1971 तक, जियाउल हक के समय 1978 से 1988 तक और परवेज़ मुशर्रफ के समय 1999 से 2008 तक। तो आप देख सकते हैं कितने वर्षों तक, लगभग ये 30-40 वर्षीय होने को आए। तो 30-40 वर्षों तक यदि 80 साल का शासन हो किसी का और उसमें 30-40 साल यदि सेना का शासन हो तो वह देश कैसे प्रगति कर सकता है। बात करें भारत और पाकिस्तान की, तो भारत और पाकिस्तान में विवादों की, तो विवाद किन किन विषयों को लेकर है? सबसे पहले आता है भारत और पाकिस्तान का विवाद जिसे कहते हैं कश्मीर विवाद। अब कश्मीर विवाद क्यों है? क्योंकि जब भारत की आज़ादी होती है उस समय ये तय किया गया कि कोई भी रियासत पाकिस्तान में मिल सकती है, कोई भी रियासत भारत में मिल सकती है, और यदि कोई रियासत स्वतंत्र रहना चाहे तो स्वतंत्र भी रह सकती है। उस समय कश्मीर के शासक थे डोगरा वंश के राजा हरि सिंह। उस समय थे कश्मीर के राजा कौन थे? डोगरा वंश के राजा थे हरि सिंह। उन्होंने कश्मीर को स्वतंत्र रहने की बात कही कि हम कश्मीर को क्या स्वतंत्र रखेंगे। और उन्होंने क्या, भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया कि मतलब जो जहाँ है वैसे के वैसे रहे, हम क्या है कश्मीर को एक नया देश बनाएंगे। लेकिन पाकिस्तान इस चीज़ को नहीं मानता, पाकिस्तान इस चीज़ को नकार देता है। भारत तो इसको मानता है लेकिन पाकिस्तान नहीं मानता। फिर पाकिस्तान क्या करता है, इस बात का उल्लंघन करते हुए कश्मीर पर कबायलियों के द्वारा हमला करवा देता है। क्या कबायली हैं
जो एक जनजातीय समूह है उस क्षेत्र के, पाकिस्तान के क्षेत्र के, तो उनके द्वारा क्या सीधा हमला करवा देता है। और कई बार तो ये आशंका होती है कि कबायलियों के भेष में पाकिस्तान के सैनिक ही थे, पाकिस्तान के फौजी ही थे जिन्होंने इस पर हमला किया। उस समय देखें तो कश्मीर की हालत क्या थी। कश्मीर में जो कश्मीर घाटी थी वो तो हमारे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थी, जबकि जम्मू हिंदू बाहुल्य और लद्दाख बौद्ध बाहुल्य क्षेत्र था। मतलब कि हमारी जो कश्मीर घाटी थी उसमें तो मुसलमान लोग ज़्यादा रहते थे, जम्मू में हिंदू लोग और लद्दाख में बुद्धिस्ट लोग सबसे ज़्यादा रहते थे। तो जैसे ही कबायली को हमला हमारे कश्मीर पर होता है तो हमारे जो हरि सिंह है वो भारत से मदद मांगते हैं। भारत मदद करने के लिए मना कर देता है। भारत पहले कहता है कि जब तक कश्मीर का विलय भारत में नहीं किया जाएगा, मतलब जो हमारे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है इस पे यदि हरि सिंह साइन नहीं करते हैं तो भारत कश्मीर की मदद या हरि सिंह की मदद नहीं कर सकता। तो ऐसी परिस्थिति में क्या है, 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इस पर हस्ताक्षर कर दिए और कश्मीर का भारत में विलय कर दिया। अब देखिए तो इस विलय के बाद भारतीय सेनाओं ने कश्मीर में प्रवेश किया और भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो जाता है। क्या होता है, भारत पाकिस्तान का युद्ध इससे शुरू हो जाता है। 1 जनवरी 1948 को जो ये भारत और पाकिस्तान का मामला है ये यूनाइटेड नेशन में उठाया जाता है और यूनाइटेड नेशन से 5 सदस्यीय आयोग आता है। कितने? 5 सदस्यीय आयोग इस चीज़ को देखने के लिए, इस चीज़ को संभालने के लिए आता है। जो था हमारे यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंडिया पाकिस्तान, इसका गठन किया जाता है, जिसमें कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य आते हैं। वो आते हैं, अपनी अपनी सिफारिशें देते हैं। सिफारिशें क्या थी? 4 खास सिफारिश थी। पहली सिफारिश आती है युद्ध विराम की घोषणा की जाए। तो भारत और पाकिस्तान ने इस बात को मान लिया। 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम हो जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान से कहा जो पाकिस्तानी कबायली है वो अपनी सेना लेके वापस जाए। क्या? वो अपनी सेना लेके वापस जाए, लेकिन पाकिस्तानी इसको मानने से मना कर देते हैं। पाकिस्तान सरकार कहती है कि जब तक हिंदू के भारत सरकार की सेना वापस नहीं जाएगी तब तक हम भी वापस नहीं जाएंगे। भारत की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तो ये हमारे यूएन का जो ग्रुप आया था उन्होंने कहा कि भारत की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक सेनाओं के अलावा जितने भी सेना है भारत के अंदर वापस जाएगी। केवल एक जरूरी सेना हो वही रहेगी, नहीं तो बाकी सारी सेना क्या भारत के अंदर वापस जाएगी। और जब सारी की तीनों शर्तें पूरी हो जाएगी तब कश्मीर में क्या जनमत संग्रह कराया जाएगा। जनता से पूछा जाएगा कि उन्हें भारत में रहना है या पाकिस्तान में रहना है। वो जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकते हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों ने इन सिफारिशों को मानने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि भारत को डर था कि यदि भारत की सेना कश्मीर से हटाई जाती है तो पाकिस्तान पूरे के पूरे कश्मीर पर कब्जा कर लेगा। वैसे ही पाकिस्तान को डर था कि जैसे ही वो पाकिस्तान की सेना वहाँ से हटाई जाएगी तो भारत क्या है पूरे कश्मीर पर कब्जा कर लेगा। तो इस वजह से भारत और पाकिस्तान दोनों ने इनकी सिफारिशें मानने से मना कर दिया। ऐसा नहीं है केवल ये एक ही प्रयास था कश्मीर की समस्या को सुलझाने का, इसके अलावा और भी प्रयास किए गए, लेकिन उन प्रयासों से भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। और आपसे पूछा जाए इसके अलावा भी कोई प्रयास हुए थे तो हाँ, और भी प्रयास हुए, जैसे मैकनॉटन प्रयास, जो एक प्रस्ताव था मैकनॉटन साहब का, उन्होंने दिया। एक था हमारा ओवन डिक्सन आयोग, एक था हमारा ग्राहम आयोग। तो इस तरह 3 प्रस्ताव आए थे जिसमें कश्मीर की समस्या को सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन दोनों के द्वारा, पाकिस्तान और भारत के द्वारा नहीं मानने के कारण इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकलता है। अब बात करते हैं घरेलू स्तर पर क्या समाधान निकाले गए। तो जम्मू कश्मीर के लोकप्रिय नेता थे हमारे शेख अब्दुल्ला, इनको जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री बना दिया गया। भारत की तरफ से क्या है, हमारे जम्मू कश्मीर के लोकप्रिय नेता थे शेख अब्दुल्ला, इनको जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री बना दिया गया। जवाहरलाल नेहरू ने के साथ इनका एक समझौता हुआ, किनका? शेख अब्दुल्ला का, जिसके अनुसार अस्थायी काल के लिए जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा दिया गया। क्या किया गया? अस्थायी काल के लिए जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा दिया गया और भारत के संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया जो था हमारा अनुच्छेद 370। ये भारत के घरेलू स्तर पर चीज़ें चल रही है। फिर जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग संविधान का गठन किया गया जिसे IOA की मान्यता दी गई। ठीक है, तो हमारे जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग संविधान का गठन किया गया। 26 जनवरी 1947 को जम्मू कश्मीर का नया संविधान लागू होता है।
कब? 26 जनवरी 1947 को जम्मू कश्मीर का नया संविधान लागू हुआ, जिसमें जम्मू कश्मीर को भारत का एक अभिन्न अंग बताया गया। क्या बताया गया? भारत का एक अभिन्न अंग बताया गया। अब बात करते हैं 1965 का युद्ध। भारत और जो हमारे पाकिस्तान है उनके बीच होता है 1965 का युद्ध। तो 5 अगस्त 1965 को पाकिस्तान के द्वारा 5 अगस्त 1965 को पाकिस्तान के द्वारा ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत भारत पर आक्रमण किया गया। क्या किया गया? भारत पर आक्रमण किया गया। कब? 1965 में। बात करें इस युद्ध में क्या हुआ। इस युद्ध में भारतीय सेनाएं लाहौर तक चली गई थी। यदि आपको पता हो, यदि आपने टिकटॉक में कभी देखा हो कि जैसे हमारे कश्मीर की तरफ से जैसे ही क्या कहते हैं पाकिस्तान ने अपना फ्रंट खोला और पाकिस्तान भारत पे हमला किया, तो भारतीय सेना को हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि कोई बात नहीं, हम लाहौर जीत लेते हैं, आप कश्मीर जीत लीजिए, कोई बात नहीं। तो भारतीय सेना उस समय लाहौर के एक बहुत बड़े हिस्से तक पहुंच गई थी। लेकिन 21 सितंबर 1965 को यूनाइटेड नेशन की मध्यस्थता होती है तो युद्ध रोक दिया जाता है और दोनों के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता होता है। ये ताशकंद कहाँ होता है? हमारे उज्बेकिस्तान में। अब बात करें कि हमारे जो पाकिस्तान की इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है कि ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत कि भारत पर आक्रमण कर दे। मतलब ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियाँ थी भारत के अंदर जिसमें पाकिस्तान ने माना कि ये समय आक्रमण करने का बहुत अच्छा समय। पहला कारण यह है कि 1965 के युद्ध में भारत की चीन से हार हो जाती है। 1962 का युद्ध था हमारे चीन और भारत के बीच में, जिसमें भारत क्या चीन से हार जाता है, जिससे भारतीय सेना का मनोबल पहले से ही कमजोर था। तो पाकिस्तान ने सोचा इस समय आक्रमण करना सबसे बेहतर है। दूसरा, चीन और पाकिस्तान के बीच में सकारात्मक संबंधों की शुरुआत हो चुकी थी, तो उनको लगा कि यदि में कोई दिक्कत आएगी तो चीन की तरफ से हमें मदद मिल सकती है। फिर साथ ही 1964 में हमारे जो प्रखर नेता थे, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, इनकी मृत्यु भी हो चुकी थी 1964 में। और उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी, इनको प्रधानमंत्री बनाया गया और उनका व्यक्तित्व कमज़ोर माना जाता था कि वो एक सॉफ्ट दिल के नेता हैं और वो कुछ संभाल नहीं पाएंगे क्या पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को। ऐसा लगता था कि जो लाल बहादुर शास्त्री जी है वो संभाल नहीं पाएंगे अगर इस तरह का युद्ध होता है तो। और पाकिस्तान ने हाल ही में उस समय जो पेंटन टैंक है वो अमेरिका से खरीदे थे, तो उनको चेक भी करना था कि वो चालू हालत में है या नहीं। तो ऐसी स्थिति थी, इस वजह से पाकिस्तान के द्वारा जिब्राल्टर ऑपरेशन के तहत क्या भारत पर आक्रमण किया जाता है 1965 में। और क्या है, एक ताशकंद समझौता होता है 10 जनवरी 1966 को। अब बात करें ताशकंद समझौते में क्या था। ताशकंद समझौता हमारे सोवियत संघ समाजवादी गणराज्य जो यूएसएसआर है इसकी मध्यस्थता से होता है। यूएसएसआर की मध्यस्थता मतलब मीडिएशन से होता हमारे ताशकंद समझौता। इसमें भारत की तरफ से तो लाल बहादुर शास्त्री जी थे और पाकिस्तान के प्रतिनिधि कौन थे? अयूब खान। आप याद रखेंगे, पाकिस्तान के प्रतिनिधि कौन है? अयूब खान, और भारत के प्रतिनिधि कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। अब बात करें ताशकंद समझौते की, तो इसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए। पहला प्रावधान था हमारा कश्मीर विवाद का हल यूएन चार्टर के सिद्धांतों के आधार पर किया जाएगा। भाई यूएन के समय जो 5 सदस्यीय जो आयोग बैठा था, उन्होंने जो सिद्धांत दिए थे तो उनके आधार पर ही हम क्या करेंगे, जो कश्मीर समस्या है इसका हल निकालेंगे। फिर दोनों देशों की सेनाएं युद्ध से पहले जो जहाँ थी वहाँ की वहाँ वापस लौट जाएगी। दोनों देशों की सेनाएं युद्ध पूर्व की स्थिति में लौट जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता को स्वीकार किया गया कि इसमें यह कहा गया कि यदि कोई दूसरा देश कश्मीर मामले में भारत और पाकिस्तान की मध्यस्थता करता है तो दोनों देश मानेंगे उसके बाद। तो भारत और पाकिस्तान दोनों के द्वारा जो युद्धबंदी है किए गए हैं उनको रिहा किया जाएगा। भविष्य में भी विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत के जरिए ही किया जाएगा, यह तय किया गया। फिर होता है हमारा 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध। अब इस युद्ध की बात करें तो इसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आता है। अब ये तो आप समझ गए होंगे, जैसे हमारा जो पिछला वीडियो था भारत बांग्लादेश संबंध में, तो उसमें यही हुआ था 1971 में जो आवामी लीग थी बांग्लादेश की वो जीत जाती है और उसके जो चुनाव थे उनको रद्द कर दिया जाता है। चुनाव रद्द होने के बाद क्या है, जो शेख मुजीबुर रहमान है उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है
और बांग्लादेश पे आक्रमण कर दिया जाता है। एक आक्रमण क्या, उनको प्रताड़ित किया जाता है, जिससे बांग्लादेश के लोग क्या है, बांग्लादेश छोड़ के भारत की तरफ आने लगते हैं, तो भारत को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है और इससे भारत और पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो जाता है, जिसका परिणाम स्वरूप देखें तो बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आता है। और 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता होता है। शिमला समझौते की बात करें 1972 में होता है, 2 जुलाई 1972 को। तो इसमें भारत की प्रतिनिधि तो हमारी इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान के प्रतिनिधि जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। ध्यान से देखें तो भारत की प्रतिनिधि तो कौन थी, इंदिरा गांधी थी, और पाकिस्तान के प्रतिनिधि कौन थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जो हमारा शिमला समझौता हुआ, शिमला समझौते में क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता को नकार दिया गया। इस समझौते में हमारे इंदिरा गांधी जी ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में यदि कोई भी विवाद है, चाहे वो कश्मीर विवाद है या अन्य कोई विवाद है, तो भारत और पाकिस्तान दोनों टेबल पर बैठेंगे और आपस में जो समझौता होगा उसके आधार पर उसको सुलझाने की कोशिश की जाएगी। किसी भी बाहर के देश को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। दूसरी बात कही, द्विपक्षीय मुद्दा होने के कारण द्विपक्षीय वार्ता से ही हल होगा, मतलब इसी पे बल दिया गया। तीसरा, जो युद्धबंदी है उनको रिहा किया जाएगा और युद्ध में अधिग्रहित जो भूमि है वो वापस की जाएगी। मतलब दोनों के द्वारा जो भी युद्धबंदी है उनको तो रिहा करेंगे, साथ ही साथ दोनों देशों के द्वारा यदि कोई एक दूसरे की भूमि हड़पी गई है तो उस भूमि को वापस किया जाएगा। फिर बात करें भारत और पाकिस्तान की, तो विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में दोनों मिलकर सहयोग करेंगे। और पाकिस्तान को कहा गया कि वो बांग्लादेश को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देनी होगी। पाकिस्तान ने फिर क्या किया, बांग्लादेश को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी। तो ये हमारे ताशकंद समझौता था, उसके प्रावधान थे कि अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता को नकार दिया गया। द्विपक्षीय मुद्दा होने के कारण जो हमारे द्विपक्षीय, ताशकंद नहीं है ये शिमला समझौता है, शिमला समझौते के तहत क्या है, द्विपक्षीय वार्ता से ही हल होगा हर बात का। युद्धबंदियों को रिहा किया जाएगा, युद्ध में जो अधिकृत भूमि है वो वापस की जाएगी। भारत और पाकिस्तान क्या, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग करेंगे। पाकिस्तान ने क्या किया कि बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता भी दे दी। 1971 के युद्ध में हार जाने के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा दिया और कश्मीर में अस्थिरता फैलाने की कोशिश की। फिर बात करते हैं हॉट टॉपिक का नाम है सिंधु नदी जल समझौता। क्या, सिंधु नदी जल समझौता की बात करें तो आज़ादी के बाद क्या है, सिंधु नदी के जल के बंटवारे के लिए विवाद उत्पन्न हो जाता है। अब इस विवाद को ख़त्म करने के लिए 19 सितंबर 1950 को, कब 19 सितंबर 1950 को विश्व बैंक की मध्यस्थता में, आप ये याद रखेंगे मध्यस्थ कौन है, विश्व बैंक, एक समझौता कराया जाता है जिसे हम सिंधु नदी जल समझौता कहते हैं। 19 सितंबर 1950 को, जिसमें भारत के प्रतिनिधि तो हमारे जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रतिनिधि कौन थे, अयूब खान। पाकिस्तान के प्रतिनिधि तो अयूब खान थे और भारत के प्रतिनिधि कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। अब बात करते हैं इस समझौते में प्रावधान क्या थे। अब इसमें क्या, 6 नदियां हैं, 3 नदियां पाकिस्तान को दे दी गई और 3 नदियां भारत को दे दी गई। तो इसमें सिंधु नदी को 2 भागों में बांटा गया, सिंधु नदी बेसिन को। इसमें 3 नदियां जिन्हें पूर्वी नदियां कहते हैं, रावी, व्यास, सतलज, ये तो भारत को मिली। और पश्चिमी नदियां जिन्हें कहते हैं सिंधु, झेलम, चिनाब, तो ये हमारे किसको दे दी, पाकिस्तान को दे दी। तो हमारी ये वाली नदियां हैं ये तो पाकिस्तान को दे दी, और जो ये वाली नदियां हैं, ये वाली नदियां हैं ये भारत को दे दी जाती है। तो ये चित्र भी आपने काफ़ी बार देखा होगा। तो हमारी सिंधु नदी अपवाह तंत्र है, उसमें जो हमारे सतलज, ब्यास और रावी, ये तीनों तो हमारे भारत को मिलती है। फिर झेलम, चिनाब और इंडस, ये सारी नदियाँ किसको मिल जाती है, ये हमारे पाकिस्तान को मिल जाती है। बात करें पूर्वी नदी की, तो पूर्वी नदी भारत को दी गई और पश्चिमी नदियाँ पाकिस्तान को दी गई। लेकिन पश्चिमी नदियों की भी बात करें, पश्चिमी नदियों के 20% पानी का उपयोग भारत क्या कर सकता है, सिंचाई और पेयजल के लिए कर सकता है, और कुछ भी नहीं कर सकता। केवल क्या कर सकता है, 20% जल का उपयोग सिंचाई और पेयजल के लिए कर सकता है। गैर उपयोग कार्य जैसे हमारा नौवहन, जल विद्युत उत्पादन के लिए भी पश्चिमी नदियों का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन पहले पाकिस्तान से बातचीत करनी होगी। अब इस समझौते को लागू करने के लिए एक स्थायी सिंधु नदी जल आयोग का गठन किया गया। क्या किया गया, एक स्थायी सिंधु नदी जल आयोग का गठन किया गया।
इसके तहत क्या विवादों को हल करने के लिए 3 प्रकार की व्यवस्था की गई। यदि दोनों के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई विवाद होता है तो 3 तरह की व्यवस्था है। पहली बात तो कि यदि कोई सवाल आता है, सवाल का जवाब कौन देगा? स्थायी सिंधु नदी जल आयोग के द्वारा सवाल का जवाब दिया जाएगा। यदि कोई मतभेद होता है तो क्या होगा? निष्पक्ष विशेषज्ञ बैठेंगे और उस मतभेद को दूर करेंगे। और यदि कोई विवाद होता है तो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के द्वारा विवाद का हल किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वैसे भी ये विश्व बैंक के द्वारा करवाया गया था। भारत ने अपने हिस्से के जल को पाकिस्तान जाने से रोकने की घोषणा की कि भारत ने कहा कि 3 नदियां हमारे पक्ष में है तो हम तीनों नदियों का पानी रोकेंगे। इसके लिए क्या भारत ने बहुत सारे बांधों का निर्माण करना शुरू कर दिया। जैसे एक शाहपुर कांडी बांध है, उज्ज बांध है, रावी व्यास लिंक नहर है। तो ऐसे करके बहुत सारे तरीके हैं भारत के पास जिनके जरिए भारत ने क्या किया है जो 3 नदियों का पानी पाकिस्तान जाने से रोकना शुरू कर दिया। उसी में एक परियोजना आती है हमारी, कौन सी? तुलबुल परियोजना। कौन सी परियोजना? तुलबुल परियोजना। तो तुलबुल परियोजना के बारे में देख लेते हैं क्या है। झेलम नदी की बात करें तो झेलम नदी में के पास में एक सोपोर नाम की जगह है। क्या? सोपोर गांव है। वहाँ से बारामुल्ला का जो एरिया है वो नौवहन योग्य है। क्या है? बारामुल्ला का एरिया है जो नौवहन योग्य है। तो इसकी बात करें तो ये सोपोर नामक गांव है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से लेकर बारामुल्ला ये वाला एरिया है। इन दोनों के बीच में ये जो नदी वाला एरिया है, ये एरिया है। तो यहाँ क्या है? आराम से नावें चल सकती है। लेकिन सबसे बड़ा पंगा क्या होता है? सर्दियों में ये पानी जम जाता है। क्या होता है? सर्दियों में ये पानी जम जाता है। तो भारत ने क्या किया है कि यहाँ पर क्या किया है? यहाँ पे क्या किया है? एक बांध का निर्माण कर दिया। ये एक बांध है, एक बांध है। एक बांध का निर्माण करके पानी को रोक लिया है। और बांध का नाम क्या है? तुलबुल परियोजना। क्या? तुलबुल बांध है ये। तो बांध का निर्माण किया है ताकि पानी को रोका जा सके। और इसके पास में क्या है? ये वुलर झील है। तो इसके पास में ये पानी इकट्ठा हो रहा है। तो यही हमारी क्या है? तुलबुल परियोजना, ताकि ये पानी आगे ना जाए। आप इसे याद रखेंगे। लेकिन क्या है, वही बात कि झेलम नदी क्या है जो सोपोर से बारामुल्ला तक नौवहन योग्य है। सोपोर गांव है, ये तीर के निशान बने हुए सोपोर गांव है और नीचे का तीर का निशान मतलब बारामुल्ला है। लेकिन सर्दियों में जलाभाव की वजह से, पानी की कमी की वजह से नौवहन प्रभावित होता है, जिसके समाधान के लिए भारत ने तुलबुल बांध का निर्माण करके न्यूनतम प्रवाह सुनिश्चित करने का निर्णय किया है कि कम से कम निश्चित पानी तो इसके अंदर हो। पाकिस्तान ने इस परियोजना का विरोध किया है। पाकिस्तान ने क्या किया है कि इस परियोजना का विरोध किया है। क्यों? क्योंकि झेलम नदी क्या है जो हमारे पाकिस्तान के हिस्से में गई थी सिंधु नदी जल समझौते के अंतर्गत, और 1987 में इस परियोजना को बंद कर दिया गया भारत के द्वारा। भारत ने क्या है, एक तुलबुल परियोजना थी, इसको बंद कर दिया। उरी और पुलवामा जो अटैक हुए थे उसके बाद भारत ने इस परियोजना को दोबारा से शुरू कर दिया गया है। जो हमारे उरी और पुलवामा में जो हमारे बम धमाके हुए थे उसकी वजह से इसको दोबारा से शुरू किया गया। अब बात करेंगे हम किशनगंगा विवाद। जो किशनगंगा नदी है उस पर जो समस्या चल रही है उसकी बात करें, क्या विवाद है। भारत ने किशनगंगा नदी को मोड़कर बांदीपुर में 330 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजना को विकसित करने का निर्णय किया है। भारत ने क्या किया है, जो किशनगंगा नदी है तो किशनगंगा नदी का जो रूट है उसको मोड़ दिया और बांदीपुर में 330 मेगावाट का एक जल विद्युत परियोजना विकसित करने का निर्णय किया है। पाकिस्तान के द्वारा नदी का रुख मोड़ना सिंधु नदी जल समझौते का उल्लंघन बताया है और इस परियोजना का विरोध किया है। हेग स्थित जो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय उसने क्या किया, इस मामले में भारत के पक्ष में निर्णय दिया। हालांकि न्यायालय ने भारत की नदी का न्यूनतम बहाव रखने की बाध्यता को आरोपित किया। अब आपको बता देते हैं कि इसमें समस्या क्या है। जो किशनगंगा नदी है उसकी बात करें तो अब इसमें क्या था, इसमें क्या है, हमारी किशनगंगा नदी है ये ऐसे जाती है, किशनगंगा ऐसे जाके और ऐसे जाके झेलम नदी में चली जाती है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे एक बांध बना दिया, डैम बना दिया। डैम बना के यहाँ पानी इकट्ठा हो गया। अब फिर यहाँ पे क्या है, इसके बिजली बनाने लगे। क्या करने लगे, बिजली बनाने लगे और बिजली का हमने ये पावर हाउस बना दिया है। अब क्या है कि ये वैसे ऐसे करके यह पानी ऐसे जाएगा और ऐसे जाके मिल जाएगा। और वैसे भी ऐसे जाके ऐसे मिलना था, लेकिन क्या अब इस भारत ने क्या किया, इसको पानी को इस तरह से मोड़ दिया है। अब भारत ने कहा कि जा तो वैसे भी हमारे उसी झेलम नदी में ही रहा है, चाहे इधर से जाए चाहे उधर से जाए। तो भारत ने ऐसा किया है।
तो जो हेग न्यायालय था, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसने कहा कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई, ये तो पाकिस्तान तो फालतू की चीची करता है। लेकिन एक बात याद रखना, जो फ्लो है अचानक ऐसा नहीं कि तुम बांध का फ्लो खोल दो और पाकिस्तान के अंदर बाढ़ आ जाए, ऐसा कार्य नहीं करना है, मतलब चीटिंगबाजी नहीं करनी है। तो भारत ने कहा कि हम चीटिंग वैसे भी नहीं करते और चीटिंग नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि पानी आराम से भेजना है। तो भारत ने इस चीज़ को मानने से रुख में है कि वो कह दिया कि हाँ ऐसा कर देंगे। फिर आता हमारा बगलियार परियोजना विवाद। जो चिनाब नदी है, तो चिनाब नदी पर 900 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। ये क्या, ये दिनाब नहीं है, चिनाब है। चिनाब नदी पर 900 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना, बगलियार परियोजना, पाकिस्तान के द्वारा सिंधु नदी जल समझौते का इसको उल्लंघन बताया। 2005 में विवाद को हल करने के लिए एक स्विस इंजीनियर आए। 2005 में इस विवाद को हल करने के लिए एक स्विस इंजीनियर रेमंड लफायते आए। कौन आए? रेमंड लफायते आए। और उनको क्या निष्पक्ष विशेषज्ञ नियुक्त किया गया, जिसने 2007 में अपनी रिपोर्ट में कुछ मामूली से सुझाव दिए। उन्होंने कहा जो बांध बना रहे हो, ये तो तुलबुल परियोजना, तो इसमें बांध बना रहे हो, ये तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बांध की ऊंचाई को कम रखो, मतलब 1.5 मीटर कम करो, और भरा क्षमता है उसमें भी कम करो, मतलब जितना इसमें पानी भरेगा उसकी क्षमता को 13.7% कम करो। भारत ने कहा इतनी सी बात, ये तो कर देंगे, 1.5 मीटर ही तो कम करना है, एक तो ऊंचाई को, तो 1.5 मीटर भी कम कर देंगे, साथ ही साथ भराव क्षमता है इसको भी 13.7% कम ही करना है। तो भारत ने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, हमें मान लेंगे इस बात को। भारत ने इन सुझावों को आराम से मान लिया। अब बात करें भारत की कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही है। रातले परियोजना चिनाब नदी पे चल रही है। पक्कलदुम परियोजना मारूसार नदी, जो एक चिनाब की सहायक नदी, उस पर चल रही है। निम्न कलमई परियोजना चंद्रभागा नदी, जो चिनाब की सहायक नदी, उस पर चल रही है। मियार नाला परियोजना चिनाब की सहायक नदी। नीमू बाजगो परियोजना सिंधु नदी पे चल रही है। दुलस्ती परियोजना चिनाब नदी पे कितनी 390 मेगावाट की, और सलाल परियोजना चिनाब नदी पे 690 मेगावाट की चल रही है। तो इस तरह हम भी कम नहीं है, हम भी बहुत छेड़छाड़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों नदियाँ क्या है, पाकिस्तान के हिस्से की है, लेकिन फिर भी हम इस पर वो कर रहे हैं। अब बात करते हैं, एक विवाद आता है सर क्रीक विवाद। क्या? सर क्रीक विवाद आता है। सर क्रीक विवाद को आपको थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं पहले, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। सर क्रीक विवाद क्या है? जो हमारा कच्छ वाला एरिया, पाकिस्तान के गुजरात वाला एरिया है, वहाँ से जो पाकिस्तान की बॉर्डर है, वहाँ पे एक एरिया है सर क्रीक। अब सर क्रीक क्या है? एरिया नहीं, एक लाइन है। एक ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है। तो यहाँ के इधर तो क्या पाकिस्तान है और इधर क्या है भारत है। अब आप सोचेंगे इसमें पाकिस्तान और भारत है, तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि भारत ये कहता है कि ये वाला एरिया है, ये पानी से होके गुजरता है, इससे पानी से होके गुजरता है। तो पानी की भारत कहता है, जो आप चित्र में देख रहे हैं एक लाल लाइन है डॉट वाली, तो भारत ये मानता है कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। ये लाल लाइन, ये लाल डॉट वाली लाइन क्या है? ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, क्योंकि दोनों जलराशियों के बीच की से बॉर्डर गुजरेगी। जबकि पाकिस्तान कहता है ये हरी लाइन है, ग्रीन लाइन है। वो उसको कहते हैं कि ये ग्रीन लाइन से पाकिस्तान की बॉर्डर शुरू होती है, और दोनों में यही विवाद है। तो इस विवाद को हल किया जाएगा। ये हमारे सर क्रीक विवाद है, और काफ़ी समय से ये विवाद चल रहा है। तो बात करें सर क्रीक विवाद की, तो यह पाकिस्तान के सिंध और पाकिस्तान के कच्छ के बीच में एक 96 किलोमीटर लंबी दलदली नदमुख है। क्या है? दलदली एरिया है, यहाँ पे दलदली दलदल है। और कितना? 96 किलोमीटर लंबा दलदली नदमुख है। 1908 में इस क्षेत्र के विवाद को सुलझाने के लिए एक ब्रिटिश अधिकारी सर क्रीक को लगाया गया, जिन्होंने कुछ विवादित नक्शों का प्रयोग किया, और सर क्रीक के पूर्वी छोर को एक हरी रेखा से दर्शाया गया। जो हरी रेखा थी, तो सर क्रीक साहब आए, उन्होंने गलती से, उनको तो समझ में तो आई नहीं, उनको 2-3 घंटे का टाइम मिला, और उन्होंने कहा कि चल ठीक है ऐसे करके एक लाइन खींच के चले गए। और एक जो आपको हरी लाइन दिखाई थी, जो पाकिस्तान क्लेम करता है, वो हरी लाइन बना के चले गए। पाकिस्तान के अनुसार यह जो हरी लाइन थी, यही रेखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो भारत ये कहता है कि ऐसा कोई नहीं होती अंतर्राष्ट्रीय रेखा। अंतर्राष्ट्रीय रेखा ये कहती है थालवेग सिद्धांत के अनुसार। थालवेग सिद्धांत ये कहता है कि यदि दो देशों के बीच में, दो क्षेत्रों के बीच में जल राशि है,
तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों जल राशि के बीचों बीच से होकर गुजरेगी। तो भारत ये मानता है कि ये मात्र एक सांकेतिक रेखा है, सीमा का निर्धारण तो थालवेग सिद्धांत से ही किया जाएगा। और थालवेग सिद्धांत ये कहता है यदि दो देशों के बीच में कोई नौवहन योग्य जल राशि है तो उस क्षेत्र में सीमा क्या है, जल राशि के बीचों बीच से होकर गुजरेगी। यही हमारा थालवेग सिद्धांत है। अब हम इतने परेशान क्यों हैं सर क्रीक के लिए? तो सर क्रीक का ऐसा क्या महत्व है? पहली बात, यहाँ की सीमा से समुद्र में सीमा निर्धारित होती है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, ये क्षेत्र तेल, गैस और मत्स्य संसाधनों से संपन्न क्षेत्र है, मतलब यहाँ पे तेल भी है, गैस भी है, मत्स्य मछलियाँ भी है, तो इसलिए भारत को चाहिए। इस क्षेत्र का उपयोग आपराधिक और आतंकवादी गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। यदि ये वाला पाकिस्तान को दे दिया, हरी लाइन को मान लिया गया, तो इससे हमारे हथियारों, मादक पदार्थों की तस्करी, मुंबई हमले जैसे घटनाएं घटित हो सकती हैं। फिर 1965 के युद्ध के बाद में कच्छ के विवाद को सुलझाने के लिए, 1965 का जो युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का, उसके बाद कच्छ के विवाद को सुलझाने के लिए यूनाइटेड किंगडम के नेतृत्व में एक अधिकरण का गठन किया गया, जिसमें 1968 ने अपनी रिपोर्ट दे दी। और इस रिपोर्ट में भी सर क्रीक के बारे में कुछ भी बात नहीं की गई थी, बल्कि सर क्रीक के बारे में कुछ तो समझौता होना चाहिए था। अब बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में सियाचिन विवाद। क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा विवाद? सियाचिन विवाद। सियाचिन विवाद की बात करें तो आपको पहले चित्र से दिखा देते हैं, आपको समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया है, ना आए थोड़ा सा आप कोशिश कीजिए ताकि समझ में आ जाए। अब बात करें तो 1947 का जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो युद्ध में क्या है, जो कबायली आ गए थे, तो आपको पता हो कबायली ऐसे करते 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 और यहाँ तक, तो ये वाला एरिया है, जो ग्रीन वाला एरिया है, ये कबायलियों ने क्या कर लिया, अपने हिस्से में ले लिया। और तब से क्या कन्फर्म चल रहा है कि भैया ये वाला एरिया पाकिस्तान के हिस्से में POK वाला एरिया है, और जो बाकी ये हिस्सा है वो भारत का हिस्सा है। लेकिन ये लाइन क्या आगे नहीं गई? क्या ये लाइन आगे नहीं गई? अब ये पाकिस्तान ये कहता है कि ये लाइन आगे जाके ऐसे टच करेगी, और भारत ये कहता है कि ये लाइन आगे जाके क्या है, ऐसे टच करेगी। ठीक है, तो भारत क्या करता है कि ये ऐसे टच करेगी, ये आगे वाला लाइन, एक मिनट, ये आगे जाके लाइन ऐसे टच करेगी। अब ये वाली जगह इसको कहते हैं साल्तोरो दर्रा। क्या कहते हैं? साल्तोरो दर्रा। तो भारत ये कहता है कि जो लाइन है, जो हमारी POK और जो भारत के बीच की लाइन है, ये क्या है, NJ 9842 तक तो कन्फर्म है भारत और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन इसके बाद में कन्फर्म नहीं है। भारत कहता है NJ 9842 आगे बढ़ के साल्तोरो दर्रा तक जाती है, जबकि पाकिस्तान कहता है कि NJ 9842 आगे बढ़ के कहाँ, काराकोरम दर्रे के पास जाती है, यहाँ पर। तो इन दोनों के बीच में, और इन दोनों के बीच में ये वाला एरिया है, ये त्रिभुजाकार एरिया देख रहे हो आप, तो ये वाला एरिया है सियाचिन ग्लेशियर। और भारत और पाकिस्तान में इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा विवाद चलता रहता है। तो आप थोड़ा तो समझ ही गए होंगे, ये त्रिभुजाकार एरिया है सियाचिन, यहाँ से NJ 98, यहाँ से ये और ये, तो त्रिभुजाकार एरिया है, ये हमारा सियाचिन ग्लेशियर है। अब जूम आउट कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा डिटेल से समझा दें। अब बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच में 1972 में, या 1972 में जो LOC डिसाइड की गई थी, तो LOC हमारे NJ 9842 तक तो पूर्ण रूप से परिभाषित है, मतलब यहाँ तक तो फिक्स है, लेकिन इसके आगे की स्थिति स्पष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि यह एक बहुत ज़्यादा दुर्गम क्षेत्र है। दुर्गम मतलब यहाँ इंसान आसानी से जा ही नहीं सकते, तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, वहाँ कोई रहता तो है नहीं, सीमा डिसाइड करने की क्या ज़रूरत है, तो नहीं की। पाकिस्तान के अनुसार LOC पॉइंट NJ 9842 से काराकोरम दर्रे की तरफ जाता है, जबकि भारत कहता है कि इसके अनुसार यह है NJ 9842 से कहाँ जाता है, ये साल्तोरो दर्रे की तरफ, ये साल्तोरो रिज की तरफ जाता है। और इन दोनों के बीच का जो विवादित क्षेत्र है, इसे हम क्या कहते हैं, सियाचिन। पाकिस्तान की इस क्षेत्र में बढ़ती गतिविधियों के चलते, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने इस क्षेत्र में गतिविधियां बढ़ा दी है। इसके चलते भारत ने 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया और सियाचिन ग्लेशियर पर अधिकार कर लिया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की गतिविधियां बढ़ने लगी, तो भारत ने क्या किया, ऑपरेशन क्या है, मेघदूत चलाया, और 1984 में
इंदिरा गांधी जी के समय सियाचिन ग्लेशियर पर पूरी तरह से अधिकार कर लिया। अब सियाचिन क्या है, 3000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पे स्थित एक ऊंची जगह है और ये विश्व का सबसे कठिनतम युद्धक क्षेत्र, मतलब युद्ध लड़ना तो बहुत बड़ी चीज़ है, यहाँ तो जीना ही दूभर है। क्यों? क्योंकि सर्दियों में यहाँ का तापमान -40 डिग्री चला जाता है। अब आप सोच सकते हैं 0 पे पानी बर्फ बन जाता है और -40 पे क्या हालत होती है। 1984 तक से लेकर अब तक भारत पाकिस्तान के बीच में 2700 सैनिकों की हिमस्खलन बर्फ में दबने से सियाचिन में मौत हो चुकी है। तो आप सोच सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों की ही इसमें हानि है। इसलिए इस क्षेत्र को विसैन्यीकरण की मांग होती रहती है कि भैया पाकिस्तान भी इस एरिया में ना जाए, भारत में ना जाए, और इसको एक शून्य घोषित कर दिया जाए कि न तो इस पाकिस्तान का है न भारत का है तो भारत का ही, ऐसा नहीं कह सकते हम कि भारत का नहीं है, लेकिन यहाँ कोई ना जाए क्योंकि युद्ध लड़ने के चक्कर में हमारे सैनिक मर रहे हैं। और युद्ध बिना लड़े भी 2700 सैनिक से ज़्यादा तो वैसे केवल सर्दी की वजह से ही मर चुके हैं। अब बात करें सियाचिन की, तो सियाचिन के निम्नलिखित महत्व को देख के भारत इसके विसैन्यीकरण के समर्थन में नहीं है। भारत कहता है कि ये जो सियाचिन वाला एरिया है बहुत काम का है। पूछे कि क्या काम का है? पाकिस्तान भारत की इस वर्तमान स्थिति को मान्यता नहीं देता। भाई सियाचिन इस समय किसके पास है? भारत के पास। अब पाकिस्तान इसको मान्यता दे दे तब तो अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान इसको मान्यता देता ही नहीं है तो भारत अपनी सेना को वहाँ से हटाएगा नहीं। इसलिए भारत विसैन्यीकरण करता है तो पाकिस्तान इस पर कब्जा कर लेगा। दूसरी बात, ये सामरिक दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके एक तरफ तो शमस्कम घाटी है, दूसरी तरफ अक्साई चीन है। ठीक है, तो दोनों के दोनों एरिया है। शमस्कम घाटी आपको दिखा देते कहाँ क्या है। ये जो लाइट येलो वाला एरिया है ये पहले क्या है, पाकिस्तान के हिस्से में था। तो अक्साई चीन, ये वाला एरिया अक्साई चीन है जो 1962 के भारत चीन युद्ध में जो चीन ने कब्जा कर लिया। और ये वाला एरिया क्या है, ये जो शॉर्ट येलो वाला एरिया है ये शमस्कम घाटी है। ये क्या पाकिस्तान ने जो हमारे चीन है, चीन को गिफ्ट में दे रखी है, क्योंकि भारत का हिस्सा है और ये गिफ्ट में किसको दे रखा है? पाकिस्तान को। ये हमारी कौन सी है? शमस्कम घाटी है। तो पाकिस्तान के और चीन के संबंध ऐसे ही नहीं है, ये दान दक्षिणा के रूप में लेन देन का हिस्सा है। तो पाकिस्तान ने अपनी जो भारत की भूमि तक चीन को दान दे रखी है। बात करें यहाँ से भारत के लद्दाख पर नियंत्रण किया जा सकता है। यदि यहाँ पे दूसरे देश की सेना आ जाए, जैसे पाकिस्तान की सेना आ जाए, तो लद्दाख पे आसानी से नियंत्रण कर सकती है। और इसके पास स्थित जो नुब्रा घाटी है वहाँ पे एंथ्रासाइट कोयले के बहुत ज़्यादा भंडार है, तो भारत नहीं छोड़ सकता सियाचिन ग्लेशियर को। और सैनिकों को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए भारत क्या कर रहा है? तकनीकी नवाचारों का उपयोग कर रहा है, मतलब टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो बर्फ़ है या ठंड है इसको कम करने का प्रयास किया जाता है। अब बात करें इसके लिए भारत क्या कर रहा है? सैनिकों की स्थिति को पता लगाने के लिए जो हमारे संवेदक है इनका उपयोग करता है। आपातकाल में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए सिलेंडर विलेंडर ये सब की आपूर्ति करता है। मानव रहित विमानों का प्रयोग करता है, मतलब UAV इनका उपयोग करता है, ताकि सर्दी में भारत के सैनिकों को बाहर ना जाना पड़े। और ठंड के प्रभाव को कम करने के लिए विशेष प्रकार की वर्दी का उपयोग किया जाता है। अब बात करें जम्मू कश्मीर में, भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ लाइन नहीं है, ये आप याद रखेंगे। LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये रेड क्लिफ लाइन नहीं है। रेड क्लिफ लाइन का विस्तार जम्मू कश्मीर के कच्छ से जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक है। तो रेड क्लिफ लाइन ये वाली लाइन ही है, रेड लाइन वो LOC है। ये भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी है रेड क्लिफ, जिनका ईरान से अपहरण करके पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सेना को सौंप दिया गया। ये हम क्या देख रहे हैं, ये एक नया टॉपिक है हमारा। आपको टॉपिक का नाम भी नहीं बताया और हम डिटेल से बताएंगे। टॉपिक का नाम है कुलभूषण जाधव। कुलभूषण जाधव की बात करें तो भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी है कुलभूषण जाधव, जिनका क्या है, ईरान से अपहरण किया गया और पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सेना को दे दिया गया। और कहा गया कि भारत के सेना के अधिकारी हैं, वो पाकिस्तान में घूम रहे हैं। इन पर जासूसी का आरोप लगाया गया और जासूसी का आरोप लगाकर पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने इनको क्या किया? मृत्युदंड का सजा दे दी। भारत ने इस चीज़ का विरोध करते हुए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अपील की कि जो कुलभूषण जाधव है उनको भारत को सौंपा जाए।
क्यों? क्योंकि ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है। जो प्राकृतिक न्याय है उसके सिद्धांतों के विरुद्ध है कि उनको इस तरह पकड़ के लाके और उस पर क्या है कि मृत्युदंड की सज़ा दे दी जाए। साथ ही साथ ये वियना कन्वेंशन है, उनको उसका उल्लंघन भी है। वियना कन्वेंशन ये भी 1961 का इसका उल्लंघन है, जिसके तहत कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस का अधिकार है जो उसे नहीं दिया गया। मतलब जो एक वकील है, वकील का अधिकार उसे मिलना चाहिए था, अपना पक्ष रखने का अधिकार उसे होना चाहिए था, लेकिन उसको ये अधिकार नहीं मिलता। हेग में जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसने कुलभूषण जाधव को फांसी पर अंतरिम रोक लगा दी, मतलब जब तक आगे डिसीजन ना हो तब तक रोक लगा दी। पाकिस्तान से इस पर पुनर्विचार करने के लिए कहा। साथ ही साथ पाकिस्तान को कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस देने का आदेश भी दिया और कह दिया कि उसे एक तो वकील की सुविधा भी दी जाए, साथ ही साथ उसका जो केस है उसको ढंग से देखा जाए। अब आता भारत और पाकिस्तान के बीच में एक और पंगा तो क्या सुविधा ही मान सकते हैं। क्या है वो? हमारे करतारपुरा गलियारा। करतारपुर गलियारा की बात करें तो इसके तहत पाकिस्तान के करतारपुर में स्थित जो गुरुद्वारा दरबार साहिब है इसको भारत के गुरदासपुर में स्थित डेरा बाबा नानक मंदिर से जोड़ा जा रहा है। करतारपुरा साहिब में क्या है तो इसमें क्या है, दो जगह है। एक तो हमारे गुरुद्वारा दरबार साहिब है, उसको पाकिस्तान में है ये। दूसरा भारत के गुरदासपुर में स्थित डेरा बाबा नानक मंदिर है। तो ये दोनों जगह इनको करतारपुरा गलियारा से जोड़ा जा रहा है। तो चित्र में आपको दिखा देते हैं। तो इसमें दो एरिया हैं। एक तो हमारा ये तो डेरा बाबा नानक है, ये तो भारत का हिस्सा है। ये ब्लू लाइन है, ये रावी नदी है और एक करतारपुरा कॉरिडोर है। तो ये छोटी सी एक स्ट्रिप है एक तरह से करतारपुरा, और ये यहाँ से इसको जोड़ा जा रहा है रावी नदी को पार करने के लिए। बस इतना सा ही है, 2-3 किलोमीटर का एरिया है, ज़्यादा बड़ा 2-4 किलोमीटर का एरिया है, ज़्यादा बड़ा एरिया 2 किलोमीटर का है बस करतारपुरा। बात करें इस गलियारे की तो इस गलियारे में कोई भी भारतीय बिना वीज़ा की यात्रा कर सकता है। इस गलियारे में क्या है, कोई भी भारतीय के बिना वीज़ा की यात्रा कर सकता है, लेकिन उसके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है। वीज़ा के बिना तो कर सकता है लेकिन पासपोर्ट होना तो अनिवार्य है। और वे इस गलियारे से बाहर नहीं जा सकते, मतलब इस गलियारे के जो रास्ता है उसी में जा सकते हैं। भाई इसमें भारत से एक बस में बैठ के जाते हैं और पाकिस्तान में बस सीधी ले जाके जो हमारा करतारपुर साहिब है वहाँ जाके उतारती है, वहाँ से लेती है और सीधा वापस पाकिस्तान भारत के यहाँ बॉर्डर है वहाँ पे ले जाके छोड़ती है। बीच में आप उतर नहीं सकते। इस गलियारे का विवाद की बात करें सबसे पहले 1999 में भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की ऐतिहासिक लाहौर यात्रा के दौरान किया गया था। इस गलियारे की कुल लंबाई की बात करें तो इस गलियारे की कुल लंबाई 6 किलोमीटर की, 4 किलोमीटर तो पाकिस्तान में और 2 किलोमीटर भारत में। 2 किलोमीटर नदी के ऊपर है तो एक तरह से 6 किलोमीटर है इसकी। इस गलियारे की बात करें तो इस गलियारे से दोनों देशों के बीच में जनसंपर्क बढ़ता है, लोगों का आपसी संबंध बढ़ता है, सांस्कृतिक सहयोग बढ़ता है, जिससे संबंधों में मधुरता बढ़ती है, विश्वास बहाली होती है। हालांकि अभी इस गलियारे के माध्यम से खालिस्तानी गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की आशंका है कि पाकिस्तान भारत के अंदर खालिस्तानी जो गतिविधियां हैं उनको बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। गुरु नानक देव के द्वारा अपने अंतिम 18 वर्ष करतारपुरा दर्शनीय वर्ष करतारपुर में बिताने के कारण सिख समुदाय के लिए ये जो हमारा करतारपुर है इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि 18 वर्ष जी उनके आखिरी समय 18 वर्ष क्या है कि गुरु नानक साहब ने करतारपुर में बिताए थे। फिर आता हमारा अगला टॉपिक आता है गिलगिट बाल्टिस्तान। गिलगिट बाल्टिस्तान की बात करें तो ये हमारा पीओके वाला एरिया है। तो गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का एक हिस्सा है जो भारत पाकिस्तान के बीच में विवादित क्षेत्र है। इस क्षेत्र की सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन से लगने की वजह से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना सीपैक भी ये हमारे गिलगिट बाल्टिस्तान एरिया है, इससे होके गुजरती है। तो ये सीपैक वाला तो हमने वैसे बहुत बार देख लिया है, लेकिन आपको एक बार और दिखा देते हैं सीपैक वाली बात क्या है कि सीपैक क्या है, एक रोड है जो ये इस तरह से चल रही है, ये काशगर से और जो भारत के पाकिस्तान के ग्वादर है यहाँ तक का रोड है।
अब भारत की सीमा क्या है, ये यहाँ से है, तो हमारे गिलगिट बास्त ये वाला एरिया, ये वाला भारत का एरिया है, तो ये हमारे जो सी पैक है इसी से होकर गुजरता है। इस वजह से भारत को हमेशा दिक्कत रहती है कि पाकिस्तान को ऐसा नहीं, वो चीन को ऐसा नहीं करना चाहिए था कि भारत के संप्रभु क्षेत्र से ऐसे व्यवहार के बिना परमिशन से इस काम करें। तो पाकिस्तान के द्वारा गिलगिट बाल्टिस्तान को अपने पांचवें प्रांत के रूप में मान्यता के लिए एक विधेयक तैयार किया गया है कि पांचवा प्रांत बनाया जाएगा किसको, गिलगिट बाल्टिस्तान को। भारत द्वारा गिलगिट बाल्टिस्तान को अपने लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का अभिन्न हिस्सा बताकर पाकिस्तान के इस कदम का विरोध किया गया। पाकिस्तान सी पैक के महत्व को देखते हुए इसको लेकर चीन की सभी आशंकाओं को दूर करने के लिए ऐसा कर रहा है कि उसे पांचवा प्रांत बना रहा है। क्यों? क्योंकि यह सी पैक का गिलगिट बाल्टिस्तान जो कि भारत का हिस्सा है से गुजरने के कारण का विरोध करता है। अब बात करते हैं पाकिस्तान और चीन, इनमें बहुत तगड़ी दोस्ती है। तगड़ी दोस्ती की बात करें तो भारत के दो पड़ोसी देश जिनके साथ भारत के संबंध के मित्रतापूर्वक नहीं है, इनकी आपसी मित्रता और निकटता भारत के लिए सुरक्षा की दृष्टि से बहुत चुनौतीपूर्ण है। भाई इनकी दोस्ती और निकटता है भारत के लिए नुकसानदायक है। अब इनकी निकटता के सामने क्या, अपनी पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी सीमा पर एक युद्ध की संभावना है। भाई यदि युद्ध हो तो पश्चिमी सीमा पर तो हमें पाकिस्तान और पूर्वी उत्तर पूर्वी एरिया है उसमें चीन, तो एक तरह से युद्ध के लिए दो साथ साथ और दोस्त जैसे तो भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो एक साथ भारत में युद्ध में दो फ्रंट खुल सकते हैं। अब चीन और पाकिस्तान की निकटता के कई उदाहरण हैं। भाई हम मान सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से हम मान सकते हैं कि चीन और पाकिस्तान दोस्त है। पहली बात, पाकिस्तान के द्वारा शमशकम घाटी है वो चीन को दे दी गई। आपको बताया था थोड़ी देर पहले, जो शमशकम घाटी है वो वाला एरिया चीन को दे दिया गया। फिर पाकिस्तान के द्वारा चीन के जिंगजियांग प्रांत के जो उइगर मुस्लिम हैं उनके चीन द्वारा दमन करने पर हमेशा चुप्पी रहना। तो पाकिस्तान हमेशा कश्मीर के मामले में कहता है कि जो कश्मीर के जो मुस्लिम हैं उन पर अन्याय होता है, उन पर अत्याचार होता है। लेकिन जो उइगर मुस्लिम हैं, जिंगजियांग प्रांत है चीन की, वहाँ पर उइगर मुस्लिम है, उन पे चीन हमेशा अत्याचार करता रहता है, लेकिन पाकिस्तान उनके बारे में कुछ भी नहीं बोलता। चीन के द्वारा पाकिस्तान के नाभिकीय कार्यक्रम और नाभिकीय मिसाइल कार्यक्रम इसमें सहयोग दिया गया है। मतलब चीन ने क्या किया, पाकिस्तान का जो नाभिकीय कार्यक्रम और मिसाइल कार्यक्रम इसमें सहयोग दिया है। चीन के द्वारा पाकिस्तान में आधारभूत ढांचे का विकास किया जा रहा है, जैसे हमारा सी पैक है, सी पैक भी की जा रही है, और बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं उन पर पाकिस्तान का पक्ष भी लिया जाता है। चीन पाकिस्तान की इस निकटता को ध्यान में रखते हुए भारत को ऐसे देशों के साथ मजबूत संबंध करना चाहिए। चीन पाकिस्तान की इस निकटता को देखते हुए भारत को भी क्या ऐसे देशों के साथ मजबूत संबंध करना चाहिए जो इनके विरुद्ध भारत का साथ दे। साथ ही भारत को टू फ्रंट के लिए भी हमेशा तैयार रहना चाहिए कि कभी युद्ध होगा तो दोनों तरफ से युद्ध हो सकता है, तो भारत को दोनों को संभालने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में है हमारे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद। तो भारत में होने वाले अधिकतर आतंकी हमलों के पीछे पाकिस्तान में स्थित जो आतंकवादी संगठन है उनकी भूमिका होती है। क्या भारत में होने वाले अधिकतर आतंकी हमलों के पीछे क्या है, पाकिस्तान में जो आतंकवादी संगठन है उनकी भूमिका होती है। पाकिस्तान कई इस्लामिक आतंकवादी समूह जैसे हमारे लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, इस तरह के जो आतंकवादी संगठन है इनको संरक्षण देता है और उनकी सहायता करता है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के द्वारा ओसामा बिन लादेन को भी शरण दी गई थी, और ये भी कोई हवाई बात नहीं, क्योंकि अमेरिका के द्वारा इसकी पुष्टि की गई कि 2011 में ओसामा बिन लादेन को अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान में मारा गया। तो हमारा ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही मिला था। अब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में भी तालिबान आतंकवादी गतिविधियों को सहायता देता है। जो तालिबान आतंकवादी गतिविधियाँ हैं उसमें हमारे जो पाकिस्तान है वो बहुत हेल्प करता है। पाकिस्तान के द्वारा आतंकवादी समूहों को दी जाने वाली जो सहायता है इसी के आधार पर लगातार FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को रखा जाता है। क्यों? क्योंकि आर्थिक सहायता देने की वजह से पाकिस्तान क्या आतंकवादी समूहों को आर्थिक सहायता मतलब पैसे की सहायता देता रहता है। भारत में पाकिस्तान आयोजित आतंकवाद के कारण भारत में क्या जब भी आतंकवादी घटनाएं घटित होती है तो अधिकांश क्या लगभग 99% घटनाएं पाकिस्तान की वजह से होती है। इसकी वजह से भारत पाकिस्तान संबंध हमेशा तनावपूर्ण रहते हैं, उनमें सुधार की संभावना भी कमी रहती है। भारत की ये बात है कि अब जब तक पाकिस्तान क्या आतंकवादी समूहों को संरक्षण देना बंद नहीं कर देता,
आतंक के विरुद्ध लड़ाई में भारत का साथ नहीं देता, भारत पाकिस्तान के संबंधों में कभी भी सुधार नहीं हो सकता। अब बात करें भारत की और पाकिस्तान की, तो भारत में पाकिस्तान ने कौन कौन से आतंकवाद के उदाहरण की बात करें, कौन कौन से आतंकवादी घटनाएं घटित हुई है, तो कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं करता ही रहता पाकिस्तान। मुंबई आतंकी घटना 2011 की, संसद पे हमने दिल्ली में हमला हुआ 2001 का, पठानकोट हमला 2016, उरी हमला 2016, पुलवामा हमला 2019। तो ये हमारे पाकिस्तान की कुछ घटनाएं हैं आतंकवादी समूह के द्वारा भारत में की गई। बात करें भारत के द्वारा पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के मुद्दे को कई बार क्या भारत ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया और पाकिस्तान पे इस पर दबाव बनाया। उरी हमले के बाद तो पाकिस्तान में आतंकवादियों के ठिकानों पर भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक भी किए। पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा जो पाकिस्तान को दे रखा था वो वापस ले लिया और पाकिस्तान से व्यापार पर भी प्रतिबंध लगा दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई व्यापार नहीं होगा। इन कार्यों के अलावा भारत को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से निपटने के लिए सीमा चौकसी मजबूत करनी होगी और अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क को बेहतर बनाना होगा, तभी ऐसा किया जा सकता है। अब बात करें भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय व्यापार की बात, तो 2018-19 में भारत से पाकिस्तान को कुल निर्यात की बात करें तो 2.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ था। पाकिस्तान से भारत की बात करें तो 0.49 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात हुआ था। 2019 के बाद में ये जो व्यापार था इसमें गिरावट आती है जब भारत ने जम्मू कश्मीर के से अनुच्छेद 370 को हटाया और पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापार को निलंबित कर दिया, मतलब बंद कर दिया। अब इसकी कुछ घटनाएं हैं, छोटी छोटी घटनाएं। व्यापार में गिरावट क्यों आई भारत और पाकिस्तान के बीच में? 2016 में उरी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान की आयातित वस्तुओं पर 200% आयात शुल्क लगा दिया था। उरी हमला हुआ 2016 में, तो पाकिस्तान से जो भारत के अंदर आती है उस पर क्या 200% आयात शुल्क, मतलब तिगुना कीमत कर दी उसकी। 2019 की बात करें तो पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा समाप्त कर दिया। 2020 की बात करें तो कोविड-19 महामारी के कारण व्यापारिक जो गतिविधियाँ थी वो और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। 2021 की बात करें तो पाकिस्तान ने आंशिक रूप से व्यापार खोलने की तो घोषणा की, लेकिन राजनीतिक कारणों से ये बंद ही चल रहा है। तो भारत और पाकिस्तान का भी व्यापार बंद ही चल रहा है। तो आज हमने एक छोटे से लेक्चर के जरिए भारत और पाकिस्तान के संबंधों को समझने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।